आइए आज हम इस ऑनलाइन क्लास में पढ़ते हैं प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है? कुछ प्राकृतिक घटनाएं आप देखते हैं कि जैसे आप काली सड़क पर, पिच हुई सड़क पर चलते हैं तो आगे आपको दिन में रास्ते पर कहीं कहीं जल जैसा, जैसे पानी का जमाव उस सड़क पर दिखाई देता है। उसी तरह से किसी जार में पानी रखे हैं और उसमें आप अपनी अंगुली को डुबाते हैं तो जहां से आप अंगुली को डुबाते हैं वहीं से देखते हैं कि आपकी अंगुली जो है कुछ टेढ़ी दिखाई देती है। या पेंसिल डुबाते हैं तो जहां से पेंसिल पानी के अंदर डूबा है वहां से पेंसिल टेढ़ी दिखाई देती है। किसी बर्तन में पानी रखा हुआ है तो आप ऊपर से देखेंगे अगर वो, तो उस बर्तन का पेदी जो है कुछ उठा हुआ दिखाई देता है, अर्थात गहराई कम दिखाई लगती है। तो ये सारे रीजन किसकी वजह से हैं? ये सारे रीजन जो है प्रकाश की किरणों के अपवर्तन की वजह से है। अमूमन हम सभी लोग जानते हैं कि प्रकाश की किरणें हमेशा सीधी रेखा में चलती हैं। प्रकाश की किरणें जो है सीधी रेखा में चलती हैं, लेकिन इस अपवर्तन की घटना में आप देखेंगे कि यह प्रकाश की किरण अपने मूल पथ को, अपने रास्ते को बदल रही है। कैसे बदल रही है? इसका प्रयोग हो चुका है। प्रयोग के माध्यम से जो चीजें मिली हैं हम आपको वो बताने जा रहे हैं। जैसे यह जो चित्र है, इसमें ये कांच का एक स्लैब है, आयताकार गुटका है। ये जैसे बर्फ की छोटी सिल्ली होती है, जो आयताकार सिल्ली होती है छोटी छोटी बर्फ की, उसी तरह से कांच का गुटका हमने ले लिया है और इस कांच के गुटके पर जो प्रकाश की किरण है वो तिरछी डाली जा रही है, सीधा नहीं, तिरछा। जब तिरछी डाली जाती है इस पर प्रकाश की किरण, तो देखा जाता है कि उसके अंदर प्रकाश की किरण का जो मूल पथ तो ये है, मूल पथ तो ये है। अगर ये स्लैब नहीं होता तो प्रकाश की किरण इस रास्ते से जाती है, लेकिन जैसे ही ये प्रकाश की किरण हवा से जैसे ही इस कांच के स्लैब में प्रवेश की है, ये अपने रास्ते को छोड़ दी है, अपने रास्ते से झुक गई है, बेंड कर गई है। तो इसमें देख सकते हैं कि जो ये प्रकाश की किरण झुक गई है, अपने मूल पथ से हट गई है, तो इस झुकी हुई किरण को हम अपवर्तित किरण कहते हैं। वैसे ही जैसे ये कांच के स्लैब से ये प्रकाश की किरण जब बाहर निकलती है हवा में, तो देख सकते हैं कि ये जो रास्ता इसका है इसको ऐसे जाना चाहिए, अब ऐसे न जा करके फिर अपने मूल पथ को ये चेंज कर ली है। तो इस तरह से प्रकाश की किरणें जो है अपने रास्ते को बदल लेती है, चेंज कर लेती है। इसी को कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। इसमें देख सकते हैं कि बाहर जो माध्यम ये वो हवा है, दूसरा माध्यम कांच है, और जब प्रकाश की किरण जो आपतित हो रही है, इस सतह पर आपतित हो रही है, उसको हम आपतित किरण कहते हैं। ये अपवर्तित किरण है। और जहां ये किरणें दोनों मिल रही हैं, ये जिस बिंदु पर मिल रही हैं उसी बिंदु को हम आपतन बिंदु कहते हैं, इंसिडेंस पॉइंट कहते हैं। तो यह जो इंसिडेंस पॉइंट है, इस पर हम एक नॉर्मल खींच देते हैं, अभिलंब खींच देते हैं। और अभिलंब खींचने से क्या होता है? तो जहां अभिलंब खींचेंगे तो आप देखेंगे कि अभिलंब और आपतित किरण के बीच में एंगल बन रहा है, कोण बन रहा है। तो आपतित किरण के बीच में भी कोण और अपवर्तित किरण के बीच में भी कोण बन रहा है। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसको हम आपतन कोण कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं।
तो उसी तरह से अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसको हम अपवर्तन कोण कहते हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं। तो इस तरह से ये जो प्रकाश की किरणों का जो विचलन है इसी को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अर्थात जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से हट जाती है और इसी विचलन को हम प्रकाश की किरणों का अपवर्तन कहते हैं। तो इसमें देख सकते हैं कि प्रकाश की किरणों का ये मूल पथ है और जब ये निकली है निर्गत किरण के रूप में तो जाना चाहिए यहाँ और निकली है यहाँ से, अर्थात ये विस्थापित हो गई है। तो जितनी दूरी ये विस्थापित हुई है उसी दूरी को हम कहते हैं पार्श्व विस्थापन, अर्थात प्रकाश की किरणों में विचलन इतना हुआ है तो ये पार्श्व विस्थापन हुआ है, ये निर्गत किरण है। अब आप जो है यहाँ देख सकते हैं कि यह जो अपवर्तन हुआ है वो कहाँ हुआ है। तो अपवर्तन जो हुआ है जहाँ पहला माध्यम और जहाँ दूसरा माध्यम है दोनों का जो मिलन सतह है, दोनों का जो मिलन सतह है जहां दोनों माध्यम एक दूसरे से मिल रहे हैं वहीं पर ये अपवर्तन की घटना हुई है। तो यहां भी हुई है और यहां भी हुई है। तो जो बाउंड्री है दोनों सतहों की जो बाउंड्री है, बाउंड्री पर ही प्रकाश की किरणों का अपवर्तन होता है। अंदर जो है देखेंगे कि जिस रास्ते से ये प्रकाश की किरण चली है बीच में कहीं इसका अपवर्तन नहीं हुआ है। अब इसके बाद आप इसमें ये देखेंगे कि सघन और विरल माध्यम किसको कहते हैं, किसको हम विरल माध्यम कहेंगे और किसको सघन माध्यम कहेंगे। तो यहाँ आपतन कोण, यहाँ अपवर्तन कोण, इस कोण के माध्यम से भी आप जो है जान सकते हैं कि कौन सघन है और कौन विरल है। इन दोनों कोणों में जिस माध्यम में कोण बड़ा हो, आपतन कोण और अपवर्तन कोण, तो यह जो आपतन कोण है और जो अपवर्तन कोण है इन दोनों में से जिस माध्यम में जो कोण बड़ा होगा वो विरल माध्यम होगा। जैसे इसमें हवा में आपतन कोण क्या है, अपवर्तन कोण की अपेक्षा क्या है, बड़ा है। तो जिसमें ये एंगल बड़ा होता है वो विरल माध्यम होता है और जिसमें ये एंगल छोटा होता है वो सघन माध्यम होता है। आप ऐसे भी जान सकते हैं। प्रकाशिक रूप से ऑप्टिकली एक दूसरी और परिभाषा इसकी निकाल सकते हैं प्रकाशिक रूप से सघन और विरल का, कि जिस माध्यम में यहां देख सकते हैं कि प्रकाश की किरणें जब हवा से कांच के अंदर प्रवेश की हैं, जब हवा से कांच के अंदर प्रवेश की है तो किधर झुकी है, ये अभिलंब की ओर झुक गई है। और जैसे ही कांच से बाहर निकली है ये अभिलंब से दूर हट गई है। वायु जो है विरल माध्यम है, कांच सघन माध्यम है। तो आप इसके तहत भी पहचान सकते हैं कि जिस माध्यम में यानी प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो जिस माध्यम में वह अभिलंब की ओर झुकेगी, जिस माध्यम में अभिलंब की ओर झुकेगी वो सघन माध्यम होगा और जिस माध्यम में अभिलंब से दूर हटेगी वो विरल माध्यम होगा। तो प्रकाशिक रूप से सघन और विरल माध्यम की परिभाषा आप ऐसे दे सकते हैं, जान सकते हैं। अब इसके बाद हम आपको ये बताएंगे कि कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, अपवर्तन का कारण क्या है। ये जो प्रकाश की किरणों का जो विचलन है, यानी प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से हट जाती है, अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। तो यहाँ देख सकते हैं कि हवा से ये प्रवेश की है कांच में तो अपने मूल पथ से हट गई है। तो इसी हटने को, इसी बेंडिंग को, इसी विचलन को हम प्रकाश की किरणों का अपवर्तन कहते हैं। तो प्रकाश की किरणों का अपवर्तन क्या है कि जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जब प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इसी विचलन को हम प्रकाश के किरणों का अपवर्तन कहते हैं। अब हम आपको बताएंगे ये अपवर्तन का कारण क्या है, किस वजह से प्रकाश की किरणों का अपवर्तन होता है।
ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप जान लें कि प्रकाश की किरणें अपवर्तित क्यों होती हैं। तो ये कांच का एक स्लैब है, ये कांच का एक स्लैब है, ये देखिए, और जब प्रकाश की किरणें इस पर आपतित होती है तो तिरछा, ऐसे तिरछा आपतित हो रही है, तिरछा। तो जो प्रकाश की किरण पुंज है, बीम ऑफ लाइट, तो किरण पुंज में केवल एक किरण नहीं होती है, उसमें कई किरणें होती हैं। जैसे तो इस किरण पुंज में कई किरणें हैं, तो सपोज करिए कि एक किरण ये है, दूसरी किरण ये है, तीसरी किरण ये है, और चौथी किरण ये है, यानी ऐसी कई किरणें होती हैं। तो अगर ये किरण पुंज है तो इसकी लंबाई भी एक जैसी है। तो इसमें जो प्रकाश का अपवर्तन है उसका रीजन क्या है, क्यों होता है, क्यों अपने माप से विचलित हो जाती है। तो इसमें इसके दो रीजन हैं। एक रीजन होता है टाइम का, समय का, और दूसरा रीजन है स्पीड का, प्रकाश की किरणों का के स्पीड का। अब टाइम रीजन क्या है, समय के तहत जो है ये प्रकाश का प्रवर्तन क्यों होता है, समय से क्या ताल्लुक है। तो जरा आप सपोज करें कि ये चार प्रकाश की किरणें इस स्लैब पर, कांच पर गिर रही हैं, आपतित हो रही हैं। तो इसमें जब तिरछा पड़ती हैं तो जो सबसे निचली जो किरण है वो सबसे पहले जो है सतह को छू रही है। अगर उसी लंबाई की ये अन्य किरणें हैं तो ऐसे तिरछा करने पर, जैसे आप चाक को देख लें, चाक, अगर चाक को हम ऐसे तिरछा इसके सतह को टच कराते हैं तो देखेंगे कि इसका जो निचला सिरा है पहले सतह को छुआ है, लेकिन इसके बाद वाला जो सतह है अभी इसको छूना बाकी है, अभी सतह को छूना बाकी है, यानी इनको छूने में थोड़ा सा समय लगेगा। अर्थात एक ही निश्चित समय पर ये सारी किरणें, एक ही समय पर ये सारी किरणें सतह को छू नहीं रही हैं। तिरछा पड़ने, जैसे उंगली हमारी है तो पहले ये कानी उंगली सतह को छुएगी, तब ये छुएगी, तब ये छुएगी। तो इस तरह से ये जो सबसे नीचे वाली जो किरण है ये पहले सतह को छूती है, उसके बाद दूसरी वाली छुएगी, उसके बाद तीसरी वाली, उसके बाद चौथी वाली। तो अब यहां से इनको आने में थोड़ा इससे अधिक समय लगेगा, इनको यहां से आने में इससे अधिक समय लगेगा, इसको यहां से आने में इससे अधिक समय लगेगा। अर्थात एक के बाद एक के बाद एक ये किरणें जो है इस सतह को छूती हैं। अतः हम कह सकते हैं कि एक ही समय पर ये सारी किरणें इस सतह को छूती नहीं है। ये पहला रीजन। दूसरा रीजन जो है स्पीड का है। स्पीड का जो प्रकाश के किरणों की जो चाल है, जैसे ही सतह को छूती हैं और कांच के अंदर प्रवेश करती हैं, इनकी स्पीड कम हो जाती है, इनकी चाल कम हो जाती है। और जैसे ही चाल कम होगी, ये जिस रास्ते से जाती हैं थोड़ी सी अंदर झुक जाएंगी। जब चाल कम होगी तो सबसे पहले चाल किसकी कम होगी, जो वो सबसे पहले सतह को छुएगी। जब इसकी चाल कम होगी, ये थोड़ा सा बेंड कर जाएगी, झुक जाएगी। फिर इसके बाद ये झुकेगी, फिर इसके बाद ये झुकेगी, क्योंकि फिर इसके बाद ये झुकेगी। तो दो रीजन है, एक तो टाइम, दूसरा है स्पीड। तो एक ही समय पर तिरछा डालने पर एक ही समय पर सारी किरणें एक साथ सतह को छूती नहीं है, बारी बारी से छूती हैं, एक के बाद एक छूती हैं। तो इसलिए सबके छूने का समय एक नहीं है, इसलिए उनकी जो चाल में कमी होती है सबकी अलग अलग होती है। इसलिए जो सबसे पहले छुएगी उसकी
चाल सबसे पहले कम होगी, उसके बाद इसकी कम होगी, उसके बाद इसकी कम होगी, उसके बाद इसकी कम होगी और ये किरणें जो है झुकती जाएगी। तो इसमें जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती हैं तो इनकी चाल कम हो जाती है, और जब चाल कम हो जाती है ये किसकी तरफ झुकेंगी? नॉर्मल की ओर, अविलंब की ओर झुकेंगी। लेकिन जैसे ही ये इस स्लैब से बाहर हवा में निकलेंगी, इनकी ऊर्जा तो उतनी बनी रहती है। जब निकलेंगी तो सबसे पहले जो ये अंदर वाली किरण है, जैसे ही इससे बाहर निकलेगी इसकी स्पीड बढ़ जाएगी, ये अपने पूर्व की स्पीड में आ जाएगी, और जब स्पीड में आएगी ये अभिलंब से दूर हटेगी। ये अभिलंब से क्या होगी? दूर हटेगी। और जब अभिलंब से दूर हटेगी ये सारी किरणें एक साथ जो है एक दूसरे के समानांतर निकल जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ जो अपवर्तन हुआ है कि जब स्लैब से बाहर निकली हैं तो अभिलंब से दूर हटी हैं, क्योंकि इनकी चाल बढ़ जाती है, और जब बढ़ जाएगी तो यह अभिलंब से दूर हट जाती हैं। तो यहाँ देख सकते हैं कि जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रकाश की किरणें प्रवेश करती हैं तो अंदर की ओर झुकती हैं, और जब सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करती हैं तो बाहर की ओर फैल जाती हैं। तो ये जो काज है, जो रीजन है प्रकाश की किरणों के अपवर्तन का, यही दो रीजन है, टाइम का और स्पीड का। इसके बाद हम आपको ये बताएंगे कि जैसे प्रकाश की किरणें ये तो तिरछी डाली गई हैं, अगर लंबवत डाल दी जाए तो क्या उसमें अपवर्तन होगा? प्रकाश की किरणें अगर इस पर लंबवत डाली जाए तो क्या उसमें अपवर्तन होगा कि नहीं होगा? अगर नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा? ये जैसे परपेंडिकुलर जो आपतित किरण है, जो इंसिडेंट रेज है, जो आपतित किरण है या कहे किरण पुंज, आपतित किरण पुंज कहने, ये आपतित किरण पुंज कहने। और हमने इसको कैसे डाला है? लंबवत डाला है। और लंबवत डालने का मतलब इससे क्या हुआ है कि सारी किरणें जब लंबवत पड़ेगी, जैसे ये चाप इसके लंबवत है तो देख सकते हैं कि इसकी पूरी सतह एक ही समय पर इस स्लैब के सतह को छू रही है। पूरी सतह जो है एक साथ एक ही समय पर पूरी सतह जो है स्लैब के सतह को छू रही है। उसी तरह से ये सारी किरणें जो है एक समय पर, एक ही टाइम पर ये सारी किरणें जो है स्लैब पर पड़ती हैं, और जब एक ही समय पर पड़ती हैं तो स्पीड भी सबकी एक ही साथ कम होगी। स्पीड भी सबकी एक ही साथ कम होगी, और चूंकि ये लंबवत है, परपेंडिकुलर है, इसलिए बाहर तो इनकी स्पीड ज्यादा रहेगी, लेकिन अंदर जो है जाएंगी स्पीड थोड़ा कम हो जाएगा। इनका स्पीड क्या होगा? कम होगा। लेकिन चूंकि लंबवत है और एक साथ पड़ रही हैं, ये सारी किरणपुंज एक साथ पड़ रही हैं, जैसे इसके पहले वाले चित्र में देखे हैं कि तिरछा डालने पर नीचे वाली किरण जो पहले पड़ी है तो झुक गई है। तो इसमें जो है जब एक साथ इनकी स्पीड कम हो रही है तो ये एक साथ ही जिधर जाएंगे, अर्थात इनके अंदर कोई विचलन नहीं होगा। इनके अंदर कोई विचलन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एक ही समय पर ये सारी किरणें इस स्लैब की सतह पर पड़ रही हैं। अंदर भले इनकी चाल जो है कम हो जाए, और जैसे बाहर निकलेंगी इनकी चाल क्या होगी? फिर बढ़ जाएगी, तेज हो जाएगी, लेकिन इनमें कोई अपवर्तन नहीं होगा। तो इसका रीजन यही है कि सारी किरण पुंजें जो है इसकी सतह पर एक साथ पड़ती हैं, और एक साथ पड़ने की वजह से इनमें कोई विचलन नहीं होता है। तो इसलिए अगर लंबवत जो है प्रकाश की किरणें आपतित हैं, परपेंडिकुलर अगर आपतित हैं, तो उसमें कोई विचलन नहीं होता है, अर्थात ये सीधे आर पार इसके निकल जाती है। अब इसके बाद हम इफेक्ट आपको बताएंगे, इस अपवर्तन का इफेक्ट क्या है।
इफेक्ट में जैसा कि मैंने आपसे कहा कि एक जार में, एक बर्तन में आप पानी रखेंगे, जल, और इसमें आप जो है अपनी अंगुली को डुबाएं या पेंसिल को डुबाएं। ये जल है, पेंसिल को डुबाएं या अपनी अंगुली को डुबाएं, तो इससे प्रकाश की किरणें चलेंगी। पेंसिल से प्रकाश की किरणें चलेंगी और चलने के बाद जैसे आप यहां से देख रहे हैं, आपकी आंख जो है यहां है, तो यहां से अगर आप देख रहे हैं तो प्रकाश की किरणें ऐसे निकलेंगी, ये ऐसे निकल रही है, और ये जल है और ऊपर क्या है, हवा है, ऊपर हवा है, ये सघन माध्यम है और ऊपर विरल माध्यम है। और अभी आपने क्या पढ़ा कि जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हैं तो अभिलंब की ओर झुकती हैं, और जैसे ही सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हैं तो अभिलंब से दूर हट जाती है। तो अगर यहां से ये निकलेंगी, ये इसका अभिलंब हो गया, ये क्या होंगी, थोड़ी दूर यहां से हट जाएंगी, ये अभिलंब है, यहां से ये दूर हट जाएंगी। यहां से दूर हट जाएंगी। अब पीछे बढ़ाने पर ये प्रकाश की किरणें यहां आकर के मिलेंगी, ये तो ये प्रकाश की किरण चली यहां से, इसके सिरे से स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। ये इसका अभिलंब मान लें, तो यहां से ये दूर हटेगी, ये अभिलंब है तो यहां से ये दूर हटेगी, और पीछे अगर इसको ले आए तो ये किरणें जो है यहां आकर के मिलेंगी। जो ये सिरा है, इस सिरे का प्रतिबिंब यहां से बनेगा, और जहां से ये डूबा है वहीं से पेंसिल टेढ़ी दिखाई देगी। ये आपकी आंख है, आप यहां से इसको देख सकते हैं। तो ये जो प्रकाश का अपवर्तन है, उस घटना के तहत पेंसिल टेढ़ी दिखती है। उसी तरह से जैसे इस बर्तन का जो पेदी है और इसमें जल आपने भरा है, जल भरा है, तो ये पेदी जो है उठी हुई दिखाई देती है, पेदी जो है उठी हुई दिखाई देती है, अर्थात जो गहराई होती है वो गहराई कम दिखाई देती है। अगर इसमें कोई सिक्का गिर गया है, कोई वस्तु गिर गई है, तो वो वस्तु जो है वास्तविक जो उसकी गहराई है उतनी गहराई पर नहीं दिखती है, यहां से कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई देती है, यहां पर दिखाई देती है। क्यों दिखाई देती है? जब यहां से ये प्रकाश की किरण चलेगी, जैसे ये निकली यहां से, ये किरण यहां से निकली यहां से, तो हम यहां क्या खींचेंगे, अभिलंब अगर खींच दें तो यहां से ये दूर हटेगी, यहां से ये दूर हटेगी, क्योंकि ये सघन माध्यम है और ये ऊपर हवा विरल माध्यम है। यहाँ अभिलंब से ये दूर हटेगी, और जब पीछे मिलाएंगे ये किरणें जो है आकर के यहाँ पर मिलेंगी, अतः सिक्के का जो प्रतिबिंब होगा कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा। तो ये जो घटना होती है ये प्रकाश की किरणों के अपवर्तन की वजह से होती है। तो इस तरह से इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।